हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले 2 चैप्टर ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना आवर चेंजिंग अर्थ के बारे में। पिछले चैप्टर में हम लोग रॉक के बारे में पढ़े थे, इंट्रूसिव फोर्स क्या होता है, एक्सटेंसिव फोर्स क्या होता है, ये सब पढ़े थे। रॉक साइकिल क्या होता है, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में पढ़े थे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बताते हैं कि लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होता है। तो लिथोस्फेयर जो हम लोग पढ़े थे, है ना, लिथोस्फेयर जो था कि अर्थ का जो सॉलिड पार्ट था उसको लिथोस्फेयर बोलते थे। तो उसका जो है डिफरेंट नंबर ऑफ प्लेट में बटा हुआ, उसी को हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट बोलते हैं। और ये प्लेट जो है आपस में मूव करता है, काफ़ी धीरे करता है ना, फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, लेकिन मूवमेंट करता है। ठीक है। और ये मूवमेंट क्यों है? क्योंकि अर्थ के नीचे एक मोल्टेन मैग्मा है ना। दिस मूवमेंट इज ड्यू टू अ मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। ठीक है। तो अर्थ के अंदर मोल्टेन मैग्मा है, जिसके कारण से प्लेट जो है, लिथोस्फेरिकल प्लेट जो भी हैं, वो मूवमेंट करते हैं। काफ़ी स्लो करते हैं, लेकिन मूवमेंट करते हैं। तो इस मूवमेंट के कारण अर्थ के सरफेस पे काफ़ी चेंजिंग आता है। और जो अर्थ का मूवमेंट है बांटा गया है, दो पार्ट में बांटा गया है। एक जो इंडोजेनिक फोर्सेज के कारण और एक्सोजेनिक फोर्सेज के कारण, मतलब अंदर के फोर्स और बाहर के फोर्स के कारण, है ना। अंदर का जो एक्टिविटी है उसके कारण, अर्थ के इंटीरियर वाले के कारण इंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं उसको, और जो सरफेस पे हो रहा है उसको एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आप फ्लोचार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं कि अर्थ का जो मूवमेंट है, अर्थ का वो मूवमेंट है, उसको 2 पार्ट में आ गया, इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। अब इंडोजेनिक में कौन कौन है? तो सडन फोर्स और डायस्ट्रोपिक फोर्स। ठीक है। तो सडन फोर्स क्या है? जो तुरंत आ जाता है, तो उसमें आता है अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड। ये तीनों सडन फोर्स है। ठीक है। और डायस्ट्रोफिक फोर्स में क्या है? बिल्डिंग माउंटेन। मतलब धीरे धीरे इंडोजेनिक फोर्स के कारण माउंटेन होता है, तो माउंटेन एकाएक नहीं बन जाता है, माउंटेन धीरे धीरे बनता है। और सडन फोर्स में जो तुरंत हो जाता है, तो जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड, ये सब तुरंत हो जाता है। एक्सोजेनिक फोर्स में क्या है? तो इरोजनल एंड डिपोजिशनल मेनली, मतलब एक जगह से मिट्टी को हटाना, दूसरे जगह जमा कर देना, है ना। ये सब हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं। तो रिवर, विंड, सी वेव, ग्लेशियर, है ना, ये सब एक्सोजेनिक फोर्स में आता है। मतलब अर्थ के मूवमेंट के कारण इतना कुछ होता है। 2 तरीके में बांटा गया, इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। ठीक है। अर्थ का मूवमेंट क्यों होता है? मतलब कि अर्थ का जो लिथोस्फेरिकल प्लेट है वो मूवमेंट क्यों करता है? क्योंकि अर्थ के अंदर एक मैग्मा है ना, लिक्विड मैग्मा है। ठीक है। मोल्टेन मैग्मा है अर्थ के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पढ़ते हैं, इंडोजेनिक फोर्स समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट। जैसे हम लोग पढ़े, तो सडन मूवमेंट में क्या क्या आता है? अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो आता है। ठीक है। अर्थक्वेक और वोल्केनो के कारण काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। अर्थक्वेक और वोल्केनो के कारण काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। अर्थक्वेक यानी भूकंप, हम लोग कई बार देखे भी होंगे। वोल्केनो क्या है? तो एक इस तरह से ओपनिंग है, वेंट ओपनिंग, है ना। वोल्केनो इज अ वेंट यानी ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टेन मैग्मा इरप्ट सडनली। क्या होता है कि वोल्केनो के कारण यहाँ जो मेंटल है, हम लोग क्रस्ट, मेंटल, कोर के बारे में कल लोग पढ़ चुके थे। क्रस्ट क्या होता है, मेंटल क्या होता है, कोर क्या होता है, इसलिए हम यहाँ पे अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो वोल्केनो में क्या होता है कि अर्थ के नीचे से एक इस तरह से ओपनिंग बन जाता है, जिसमें से लावा जो है बाहर आता है, मैग्मा आता है बाहर, बाहर आकर के लावा बन जाता है। ठीक है। वो इधर जमा हो जाता है, ये सब लावा है। मतलब कि इस तरह से बहुत सारा राख आता है, ऐसा आता है। ठीक है। एक ओपनिंग के द्वारा ऐसे निकलता है, चारों तरफ जमा हो जाता है, तो इस तरह से एक माउंटेन टाइप का बन जाता है। इसको हम लोग वोल्केनिक माउंटेन बोलते हैं। ठीक है। उसी तरह से अर्थ के अंदर लिक्विड जो लिथोस्फेरिक प्लेट है उसके अंदर वाइब्रेशन होता है। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ अर्थ वाइब्रेट। जब लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करता है तो अर्थ का सरफेस भी वाइब्रेट करता है। ठीक है। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ। जो वाइब्रेशन होता है पूरे अर्थ में ट्रेवल कर सकते हैं, इसको हम लोग अर्थक्वेक बोलते हैं। ठीक है। तो अर्थक्वेक का क्या डिफिनेशन हो गया कि जब लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करता है तो अर्थ के अंदर वाइब्रेशन होता है, अर्थ का सरफेस में वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन हर जगह ट्रेवल करता है, और इसलिए इस वाइब्रेशन को हम लोग अर्थक्वेक बोलते हैं। अर्थक्वेक में 2 टर्म आता है, एक होता है इपी सेंटर, एक फोकस। तो आप देख सकते हैं जो ज़मीन के नीचे होता है, ठीक है, ज़मीन के नीचे होता है उसको फोकस बोलते हैं, और उसी के सामने ऊपर में जो जगह होता है ज़मीन के सरफेस पर, उसको हम लोग इपी सेंटर बोलते हैं। क्या क्या होता है? तो जैसे ज़मीन है, अर्थक्वेक तो नीचे क्रिएट होता है ना, तो वहाँ पे फोकस बोलते हैं। और फोकस के जस्ट ऊपर में जो जगह होगा अर्थ के सरफेस पे, तो उसको हम लोग इपी सेंटर बोलेंगे। तो इपी सेंटर क्या होता है? द प्लेस इन क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट। क्रस्ट में वैसा जगह जहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट होता है उसको हम लोग फोकस बोलते हैं। और इपी सेंटर क्या होता है कि द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस। ठीक है। फोकस के ऊपर जो सरफेस पे जो प्लेस होगा उसको हम लोग इपी सेंटर बोलते हैं। ठीक है। और वाइब्रेशन जो है ट्रेवल करता है आउटवर्ड द इपी सेंटर। वाइब्रेशन कैसे ट्रेवल करता है? इपी सेंटर से आउटवर्ड ट्रेवल करता है वेव के रूप में। ठीक है। और जो इपी सेंटर के जितना नज़दीक रहता है उतना ही ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा अर्थक्वेक आता है, और दूर जाते जाते वो कम होते जाता है। ठीक है। अर्थक्वेक के मेनली 3 तरह के वेव होते हैं। एक होते हैं पी वेव, पी लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं, एस ट्रांसवर्स वेव होते हैं ना। 3 तरह के वेव होते हैं, पी एस एल। पी लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं, याद रखिएगा,
पी जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, एस जो है ट्रांसवर्स वेव होता है, और एल जो है सरफेस वेव होता है। तो 3 तरह के वेव होते हैं, पी वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, एस वेव और ट्रांसवर्स वेव, एल वेव्स और सरफेस वेव। ठीक है, तो 3 तरह के वेव होते हैं, पी एस एल। पी यानी कि पी एक तरह का लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, एस जो है ट्रांसवर्स वेव होता है, और एल जो है सरफेस वेव होता है। ठीक है, अर्थक्वेक जो है काफ़ी ज़्यादा डैमेज प्रोड्यूस करता है आदमी को, मतलब उससे ज़्यादा कई नुकसान होता है, घर वगैरह बिल्डिंग वगैरह सब कुछ गिर जाते हैं। अर्थक्वेक एक मशीन से नापा जाता है, जिसे हम लोग सिस्मोग्राफ बोलते हैं। अर्थक्वेक इज मेजर्ड विथ अ मशीन कॉल्ड अ सिस्मोग्राफ। ठीक है, अर्थक्वेक को जिस मशीन से मेजर किया जाता है उसको हम लोग सिस्मोग्राफ बोलते हैं। और द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन रिएक्टर स्केल। और अर्थ का जो मैग्नीट्यूड है वो रिएक्टर स्केल पे मेजर किया जाता है। रिएक्टर स्केल क्या होता है, तो उस पर 1 2 3 ऐसा करके मेजरमेंट होता है। अर्थक्वेक जो 2 या 2 से कम का है ना, अर्थक्वेक ऑफ 2 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटल। जो 2 या 2 से कम का है वो अर्थक्वेक काफ़ी कम महसूस होता है, फील ही नहीं होता है। 5 का जो अर्थक्वेक होता है ना, अर्थक्वेक ओवर 5 कैन काउज डैमेज फॉर थिंग्स फॉलिंग, है ना। 5 के ऊपर का जो अर्थक्वेक होता है वो किसी ऑब्जेक्ट को गिरा सकता है। 6 या 6 के ऊपर का जो अर्थक्वेक होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और 7 वाला को मेजर अर्थक्वेक में माना जाता है, वेरी इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एन अर्थक्वेक ओवर 5 कैन काउज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग। 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड इज कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड 7 क्लासिफाइड एज अ मेजर अर्थक्वेक। ठीक है, तो यह था अर्थक्वेक के बारे में कि अर्थक्वेक को हम लोग कैसे मेजर करते हैं। तो सिस्मोग्राफ से मेजर करते हैं, रिएक्टर स्केल पे मेजर किया जाता है, और कितना रिएक्टर स्केल पे क्या होता है तो यहाँ पे सब बताया गया। ठीक है, यहाँ पे अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस के बारे में है। तो इसमें बताया गया है कि सेफ स्पॉट कहाँ होता है अर्थक्वेक के समय, तो कोई किचन काउंटर के नीचे या किसी टेबल के नीचे। ठीक है, हम लोग को आग से दूर रहना चाहिए, चिमनी से दूर रहना चाहिए, खिड़की के पास से दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे मेजर लैंडफॉर्म्स। तो लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय 2 बीइंग प्रोसेस। तो क्या करा कि जो लैंडस्केप है अर्थ का 2 तरीके से वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। एक होता है वेदरिंग, एक होता है इरोजन। वेदरिंग क्या होता है, तो पत्थर जो है टूट करके मिट्टी बनते जाता है, उसको हम लोग वेदरिंग बोलते हैं ना। वेदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। इरोजन क्या है, मिट्टी कट करके दूसरे जगह चला जाता है, फिर एक जगह डिपॉजिट हो जाता है, इसको हम लोग इरोजन बोलते हैं। तो लैंडफॉर्म यही 2 तरीके से बनता है। ठीक है, तो वेदरिंग क्या है, वेदरिंग इज द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सर्फेस। इरोजन इज द वेयरिंग अवे द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, विंड एंड आइस। इरोजन क्या है, तो वाटर, विंड और आइस के द्वारा सरफेस, मिट्टी का अर्थ का जो सरफेस उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। वेदरिंग क्या है, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, और जो इरोडेड मटेरियल है पानी के द्वारा, हवा के द्वारा ले जाया जाता है और दूसरी जगह जमा कर दिया जाता है। वर्क ऑफ रिवर, रिवर कैसे काम करता है, तो रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। जो बहता हुआ पानी होता है उसको इरोड करता है, जो हार्ड रॉक होता है उसको भी इरोड कर देता है। और जहाँ पे रॉक इस तरह से गिरता है ना, नदी जो है इस तरीके से जहाँ से फॉल होता है वहाँ पे क्या बनाता है, तो वहाँ पे फॉल बनाता है, वाटरफॉल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह का वाटरफॉल इंडिया में भी बहुत जगह है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में कई हज़ार, मतलब छोटे छोटे हज़ारों वाटरफॉल हैं। उसमें सबसे हाईएस्ट जो है, द हाईएस्ट वाटरफॉल इज द एंजल फॉल, है ना, एंजल, ANGEL। ठीक है, जो वेनेजुएला में है, वेनेजुएला साउथ अमेरिका में है। तो हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल ऑफ वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका। और भी कौन सा वाटरफॉल है, तो नायग्रा फॉल है, जो बॉर्डर पे है USA और कनाडा के बीच में, नॉर्थ अमेरिका में USA और कनाडा के बीच में जो फॉल है बॉर्डर पे, उसको नायग्रा फॉल बोलते हैं। विक्टोरिया फॉल भी है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में बॉर्डर बनाता है, अफ्रीका में। ठीक है, तो 3 फॉल के बारे में यहाँ पढ़ना था। फॉल ऐसा होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, तो उसके बाद क्या होता है कि जब रिवर इंटर करता है प्लेन एरिया में, प्लेन एरिया कहने का मतलब मैदानी भाग में इंटर जब करता है, तो उस समय वो क्या बनाता है, मियंडर बनाता है। उस समय मियंडर बनाता है। मियंडर कैसा होता है, तो नदी कभी सीधा नहीं फ्लो करता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं ना, ये जो मियंडर है ना, इस तरह से नदी जो कर्वेचर करके बना रहा है, कर्व कर रहा है, उसको हम लोग मियंडर बोलते हैं, ऐसे। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है, ये नदी अभी ऐसे फ्लो कर रही है। ठीक है, बाद में मिट्टी अपना जमा करते जाती है नदी, इधर भी मिट्टी जमा कर, इधर भी कर रही है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि यहाँ पे कम्प्लीटली मिट्टी जमा हो जाता है, फिर नदी इधर से ना होकर के फिर यहाँ से सीधे इसमें मिल जाती है। तो ये एक अलग बन गया ऐसा। ठीक है, तो उसको हम लोग ऑक्सबो लेक बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, मान लीजिए कि नदी ऐसे है और यहाँ पे मिट्टी जमा हो गया, तो नदी अपना तो ऐसे बहने लगेगी यहाँ से, तो इस तरह से एक बन गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ठीक है, तो मियंडर क्या होता है और ऑक्सबो लेक क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
तो यही यहाँ पे बताया गया कि एज द रिवर इंटर द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बेंड, है ना। जब भी नदी इंटर करती है प्लेन एरिया में तो ट्विस्ट हो जाती है और टर्न करती है, काफ़ी ज़्यादा मुड़ावदार बन जाती है, जिसको हम लोग मिएंडर बोलते हैं। ड्यू टू द कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलॉन्ग द साइड ऑफ मिएंडर द एंड ऑफ मिएंडर लूप कम क्लोजर, है ना। ये दोनों किनारे पे मिट्टी जमा करते करते मतलब डिपोजिशन करने के कारण जो मिएंडर का जो साइड होता है एक दूसरे के नज़दीक आ जाता है और कम्प्लीटली क्लोज हो जाता है। क्लोज हो जाने के कारण फिर वहाँ पे एक लेक जैसा बन जाता है, जिसको हम लोग ऑक्सबो लेक बोलते हैं, ठीक है। तो पहले मिएंडर बनता है, बाद में फिर वो ऑक्सबो लेक बन जाता है, ठीक है। फिर नदी अपने रास्ते पकड़ लेती है और यहाँ पे एक लेक बन जाता है। नदी जितने दूर में अपना फ्लड ला सकती है और नया मिट्टी को डिपॉजिट करती है उसको हम लोग फ्लड प्लेन बोलते हैं, है ना। एट द टाइम रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक दिस लीड टू फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज एज इट फ्लड्स इट डिपॉजिट लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलॉन्ग इट्स बैंक द लीड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन क्या होता है, तो नदी जब बाढ़ आता है तो जहाँ तक वो डिपॉजिट करती है अपना पानी, मतलब कि जो भी उसके साथ होता है सिल्ट वगैरह, उसको लोग फ्लड प्लेन बोलते हैं। और रेज्ड बैंक कॉल्ड लीव्स, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे बाढ़ से बचने के लिए क्या किया जाता है, किनारे पे ऐसे ऊंचा बना दिया जाता है, ठीक है, इस तरीके से जहाँ आप देख सकते हैं। तो इसको हम लोग लीव्स बोलते हैं, LEVES, ठीक है, इसको हम लोग लीव्स बोलते हैं। और जहाँ पे नदी जो है समुद्र में मिलती है एज रिवर अप्रोचेज द सी, तो फ्लोइंग वाटर डिक्रीज, जहाँ पे पानी का बहाव घट जाता है और वहाँ पे नदी टूटने लगती है। नदी फिर टूटने लगती है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, है ना। ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है हम लोग पिछले साल में पढ़े थे। तो डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है कि नदी जब एक से ज़्यादा पार्ट में टूट जाती है तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में कि एक मेन रिवर है और बहुत सारे पार्ट में टूट गया है यहाँ पे, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। और यहाँ पे जो ये शेप बनता है जहाँ पे सेडिमेंट जमा हो जाता है, ये सब छोटा छोटा जो है काफ़ी दलदल ज़मीन बनता है, उसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। द रिवर बिकम सो स्लो डेट इट बिगन टू डिपोजिट इट्स लोड इस डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म इट्स ओन माउथ, है ना। प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटिव का अपना एक माउथ बन जाता है। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म अ डेल्टा, ठीक है। अब वर्क ऑफ द सी वेव का वर्क कैसे होता है, तो सी वेव भी इरोजन और डिपोजिशन का काम करता है, ठीक है। जैसे एक समुद्र किनारे कोई मान लीजिए कि पत्थर रखा हुआ है, जैसे ये एक पत्थर है, तो सी वेव क्या करता है, पत्थर पर लगातार स्ट्रक करते रहता है, जिसके कारण से वहाँ पे एक क्रैक डेवलप हो जाता है, जिसको हम लोग सी केव बोलते हैं। सी केव क्या होता है कि एक हॉलो केव, यानी कि जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पत्थर है, बार बार पानी यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक छेद हो जाएगा, एक केव जैसा गुफा जैसा बन जाएगा, जिसको हम लोग एक क्रैक को हम लोग सी केव बोलेंगे, है ना। इसको क्या बोलेंगे, सी केव बोलेंगे। सी केव धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा, ठीक है। ये जो होल है, जो कैविटी बना है यहाँ पे, वो बड़ा होते जाएगा और इतना बड़ा हो जाएगा कि नीचे का सारा कुछ हट जाएगा और सिर्फ ऊपर का दीवार बच जाएगा, है ना। तो उसको सी आर्क बोलेंगे। पहले क्या बनेगा, सी केव बनेगा, उसका वही सी केव बड़ा जब हो जाएगा तो सिर्फ ऊपर का दीवार बच जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सी आर्क बोलेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब इरोजन फिर दीवार का भी हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से जो बचेगा उसको हम लोग स्टैक बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ जो है रूफ का भी इरोजन हो गया और दीवार को भी कुछ तोड़ दिया, तो सिर्फ जो एक दीवार जैसा ऐसा बच जाता है, यानी पूरा केव जो है सिर्फ एक दीवार बच जाता है, उसको हम लोग स्टैक बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से उसको हम लोग स्टैक बोलते हैं। तो पहले सी केव बनता है, उसके बाद सी आर्क बनता है, उसके बाद स्टैक बनता है, ठीक है। और सी क्लिफ क्या होता है, तो पानी जहाँ तक ट्रेवल करता है, ऊपर जहाँ तक राइज करता है पानी, उसको सी क्लिफ बोलते हैं। तो यहाँ पे द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ, ठीक है। और समुद्र जैसे नदी जो है जैसे अपने चारों तरफ मतलब मिट्टी जमा करती है अपने दोनों तरफ, उसी तरह समुद्र भी जमा करती है, तो उसको हम लोग बीच बोलते हैं, ठीक है। आइस का वर्क कैसे होता है, वर्किंग ऑफ आइस, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं ग्लेशियर क्या होता है, तो रिवर ऑफ आइस इज कॉल्ड ग्लेशियर। जैसे नदी जो ऐसा नदी जो बर्फ़ का मतलब बर्फ़ की नदी को ग्लेशियर बोलते हैं, सिंपल भाषा में ऐसा समझ सकते हैं। ये भी इरोड करती है और डिपोजिशन, ये भी दोनों काम करती है, इरोजन और डिपोजिशन वाला काम ये भी करती है, ठीक है। और जैसे ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप हॉलो देयर, यहाँ पे है कि विच टू इरोड एंड लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। ग्लेशियर कार्व आउट डीप हॉलो देयर एज द आइस मेल्ट दे फिल्ड अप विथ वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक। जैसे क्या कह रहा है कि पत्थर बर्फ़ भी है, ये भी वहाँ पर जो क्या बोलते हैं पहाड़ जो होता है, रॉक होता है, उसमें वो गड्ढा कर देता है, क्रैक डेवलप करता है, बाद में फिर उस गड्ढा में पानी जम जाता है, तो फिर एक ब्यूटीफुल लेक बन जाता है, ठीक है। और द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक बीक एंड स्मॉल सैंड एंड सिल्ट गेट डिपॉजिटेड दिस डिपॉजिट कॉल्ड ग्लेशियल मोरेन्स, ठीक है। और जो ऐसा मटेरियल जैसे यहाँ पे रॉक हो गया, बड़ा छोटा पत्थर हो गया, बालू हो गया, ये सब डिपॉजिट हो जाता है, उसको हम लोग ग्लेशियल मोरेन्स बोलते हैं,
अब हवा का काम कैसे है, वर्किंग ऑफ विंड। तो यहाँ पे एक रॉक का नाम आता है मशरूम रॉक। मशरूम जैसे हम लोग देखते हैं ऐसे होता है, नीचे से ऐसे फिर ऊपर पे ऐसे होता है, मशरूम होता है ना। तो क्या होता है यहाँ पे, मान लीजिए कि कोई पहाड़ है या कोई पत्थर है, तो हवा स्ट्राइक करता है उस पर, हवा वहाँ से ट्रेवल करता है, तो पहाड़ में नीचे में हवा ज़्यादा, मतलब कि नीचे वाला ज़्यादा पोर्सन इरोड होता है, ऊपर का पोर्सन कम इरोड होता है। जैसे मान लीजिए कि ऐसे कोई पहाड़ था, ऐसे कोई पत्थर था, मान लीजिए कि ऐसा, ठीक है, तो ऐसा कोई पत्थर था, तो नीचे वाला पोर्शन उसमें ज़्यादा इरोड हुआ, तो यहाँ से टकराया हवा टूट टूट करके, यहाँ से टकराया हवा टूट टूट कर गया, है ना। तो इस तरीके से ऊपर वाला पोर्शन नहीं टूटा लेकिन नीचे वाला पोर्शन टूट गया, तो मशरूम जैसा शेप हो जाता है, इसलिए उसको मशरूम रॉक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है कि विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट, है ना। विंड जो है नीचे वाले पोर्शन को ज़्यादा इरोड करता है ऊपर वाले पोर्शन के मुकाबले। तो इसलिए ऐसा क्या होता है कि बेस जो है नैरो हो जाता है, जो बेस है वो नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है, और जो टॉप होता है वो वाइडर रहता है। ठीक है, इसलिए उसको मशरूम रॉक बोलते हैं। क्या है कि इन डेजर्ट यू कैन सी मशरूम रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम, कॉमनली नोन एज मशरूम रॉक्स। ठीक है, सैंड ड्यून्स क्या होता है, तो बालू का एक बड़ा सा, मतलब कि एक बालू का ढेर को उठा करके हवा जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जा करके रखता है, उसको सैंड ड्यून्स बोलते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया गया कि when the wind blows it lifts and transports sand from one place to another, when it stop blowing the sand fall and get deposited in low hill like a structure, एक बालू का पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको सैंड ड्यून्स बोलते हैं। और when the grains of sand are very fine and light the wind carry over long distance, जब बालू का जो ग्रेन्स है, मतलब बालू काफ़ी छोटा छोटा हो, ठीक है, वेरी फाइन एंड लाइट, हल्का हो, तो विंड उसको ज़्यादा लंबे डिस्टेंस तक कैरी करती है और लार्ज एरिया में फिर वो फैल जाता है, जिसको हम लोग लोएस बोलते हैं। ठीक है, इस तरह का लोएस चाइना में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये था कंप्लीट चैप्टर। तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या क्या है कि वाई डू, क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि वाई डू प्लेट्स मूव, प्लेट क्यों मूव करता है, क्योंकि अर्थ के अंदर एक मोल्टेन मैग्मा होता है। व्हाट आर एक्सोजेनिक एंड इंडोजेनिक फोर्सेज, ऊपर में डिफिनेशन लिखा गया था कि अर्थ के अंदर जो भी फोर्सेज मतलब कि एक्टिविटी होता है तो उसको हम लोग इंडोजेनिक बोलते हैं, और बाहर में सरफेस पे जो होता है उसको एक्सोजेनिक बोलते हैं। व्हाट इज इरोजन, तो मिट्टी का एक जगह से कट करके या फिर कोई भी चीज़ का एक जगह से कट करके दूसरी जगह जाना, तो उसको इरोजन बोलते हैं। फ्लड प्लेन कैसे बनता है, तो जब भी नदी जो है उसमें पानी भर जाता है तो दोनों तरफ अपना सिल्ट जमा करती है, जो भी उसके साथ होता है वो, तो फिर एक प्लेन बनता है, उसको फ्लड प्लेन बोलते हैं। सैंड ड्यून्स क्या होता है, तो बालू का पहाड़ होता है ना, हिल ऑफ सैंड। हावर बीचेज फॉर्म, तो जिस तरह से फ्लड प्लेन फॉर्म होता है उसी तरह से समुद्र में बीचेज फॉर्म होता है। वाटर ऑक्सबो लेक, तो पीछे डिफिनेशन दिया गया था कि पहले मियंडर बनता है, फिर मियंडर के दोनों कॉर्नर पे मिट्टी जमा होते होते वो कॉर्नर जो है नदी से बिल्कुल कट जाता है, तो फिर वो ऑक्सबो लेक में बदल जाता है। इरोजनल फीचर नहीं है सी वेव का, सी वेव का इरोजनल फीचर नहीं है, तो सी केव है, क्लिफ भी है, बीच नहीं है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा बीच। बीच जो है इरोजनल फीचर नहीं बल्कि डिपोजिशनल फीचर है। द डिपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियर इज, तो ग्लेशियर का डिपोजिशनल फीचर क्या है, तो मोरैन है ना, ऊपर हम लोग पढ़े थे। विच इज कॉज बाय सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ के सडन मूवमेंट के कारण क्या होता है, तो वोल्केनो आता है। मशरूम रॉक आर फाइंड इन, मशरूम रॉक कहाँ पे पाया जाता है, तो डेजर्ट में पाया जाता है। ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड इन, तो ऑक्सबो लेक रिवर में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। ये मैच द फॉलोइंग है, तो इसको क्वेश्चन मतलब कि कमेंट सेक्शन में आप इसको करें। धन्यवाद।